आज सुबह ही दिव्या की सास का फ़ोन उसके पति के नंबर पर आया था, यह सूचना देने के लिए कि वे 2 दिन बाद आ रही हैं। तभी सुबह से वह परेशान हो गई। आफत आ गई। अब कैसे मैनेज करूंगी मैं इतना सारा काम अकेली? मदद करने वाला भी कोई नहीं। यही है मेरी ज़िंदगी। तंग आ चुकी हूँ मैं अब। पास खड़ा सुधीर पत्नी की बातें सुनकर सकपका गया। क्या आफत आ गई है दिव्या? हाँ, क्या आफत आ गई है तुम्हें? इतना बुरा लग रहा है कि हमारे घर में अब कोई आए भी नहीं। हमेशा उल्टा बात ही करती रहती हो। कभी सीधे दिमाग से सोचा करो। आप तो चुप रहिए। आप आपको क्या लेना देना होता है घर के काम काज से? मैं हूं ना मुफ्त की नौकरानी। हाँ, सब खटाते रहो मुझे और मैं चुप आंख बंद कर तमाशा देखती रहूं। ज़्यादा मत बोलो दिव्या। मेरे माता पिता से इतना मत चिढ़ा करो। तुम्हारे भी घर वाले आते हैं तब। कुछ नहीं बोल सकी दिव्या, लेकिन सुधीर के इन शब्दों को सुनकर दिव्या का मूड और ज़्यादा उखड़ गया था। बड़बड़ाते हुए दिव्या किचन के काम में लग गई। जितनी तेजी से वह रोटियां बना रही थी उतनी ही तेजी से बड़बड़ा रही थी। मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनकी देखभाल के लिए नौकरानी ला दूँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं। फिर कितने भी दिन रुकें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने माता पिता के आने से परेशान सुधीर भी था। जब बहन निर्मला आई थी तब बहन निर्मला के सामने दिव्या के साथ उसका कई बार झगड़ा हुआ था। उन सब झगड़ों की खबर उसके माता पिता तक निश्चित रूप से निर्मला ने पहुंचा दी होगी। वह जानता था कि माता पिता अपना पुरातनपंथी रवैया नहीं छोड़ेंगे और पूरी सोसाइटी में उसकी जगहसाई हो सकती है। शादी होने के सिर्फ 6 महीने बाद बेटा बहू खूब लड़ते झगड़ने लगे थे। इस तथ्य ने उसके माता पिता का दिल दुखाकर उन्हें चिंता से भर दिया होगा। अब सुधीर उनका सामना करने का हौसला अपने भीतर जुटा नहीं पा रहा था। वह कोरोना का बहाना बनाकर उन्हें टालता रहा था, पर अब वह बहाना चल नहीं रहा था। लगभग ऐसी ही मनोस्थिति दिव्या की भी थी। काम के बोझ का तो उसने बहाना बनाया था। वह भी अपने सास ससुर की नज़रों के सामने खराब छवि के साथ आना नहीं चाहती थी। उनका चिंता करना या समझाना उसे अपमानजनक महसूस होगा और वह उस स्थिति का सामना करने से बचना चाहती थी। सुधीर के माता पिता कोरोना के दिनों में अकेले ही रह रहे थे और अकेलेपन को सहज लेते रहे थे। अगले दिन शाम को उसकी सास ससुर उनके घर पहुंच गए। दोनों में से किसी ने भी सुधीर और उसके बीच 2 साल से चलने वाले झगड़ों की चर्चा नहीं छेड़ी। उसे 2 सुंदर साड़ियाँ का उपहार भी मिला। सोने जाने तक का समय इधर उधर की बातें करते हुए बड़ी अच्छी तरह से गुजरा और दिव्या ने मन ही मन बड़ी राहत महसूस करी। अपने सास ससुर के सामने ना मैं आपसे उलझूंगी ना आप मुझसे झगड़ना। दिव्या के इस प्रस्ताव पर सुधीर ने फौरन अपनी सहमति की मुहर सोने से पहले लगा दी थी। अगले दिन शाम को जो घटा उसकी कल्पना भी उन दोनों ने कभी नहीं करी थी। सुधीर अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद घर लौटा। वह ऐसा अक्सर सप्ताह में 3 बार करता था। इसी कारण उसका दिव्या से खूब झगड़ा भी होता। उस शाम दिव्या की नाक से शराब का भभका टकराया तो उसकी आंखों में गुस्से की लपेटें फौरन उठी, पर वह मुंह से एक शब्द नहीं बोली। सुधीर के दोस्तों में से ज़्यादातर पियक्कड़ किस्म के थे। सुधीर की जमात के लोगों को ऊंची जाति के लोग दोस्त नहीं बनाते थे और उसे सड़क छाप आधे पढ़े लोगों को अपना दोस्त बनाना पड़ता था, जो सस्ती शराब भर भर कर पीते थे। उसकी माँ वंदना मुस्कुराती हुई अपने बेटे के करीब आई तो शराब की गंध उन्होंने भी पकड़ी। सुधीर, तूने शराब पी रखी है? वंदना ने चौंक कर पूछा। एक दोस्त के यहाँ पार्टी थी, थोड़ी सी जबरदस्ती पिला दी उन लोगों ने। उनसे बचकर सुधीर अपने शयन कक्ष की तरफ बढ़ा। वंदना ने अपने पति विजय जी की तरफ घूमकर उनसे शिकायती लहजे में कहा,
मेरे बेटे को यही गंदी लत आपकी बदौलत मिली है। बेकार की बकवास बंद करो। विजय जी ने उन्हें फौरन डपट दिया। मैं ठीक कह रही हूँ। वंदना निडर बनी रही। जब यह बच्चा था तब इसने आपको शराब पीते देखा और आज खुद पीने लगा है। मुझे शराब छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया और लीवर खराब होने लगा तब छोड़ा आपने पीना। मैं लगातार शोर मचाती थी कि बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, पर मेरी कभी नहीं सुनी आपने। मेरा बेटा अपना स्वास्थ्य अब बर्बाद करेगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे। अपनी बेकार की बकबक बंद कर, बेवकूफ़ औरत। उनकी गुस्से से भरी चेतावनी के बावजूद वंदना ने चुप्पी नहीं साधी तो उनके बीच झगड़ा बढ़ता गया। दिव्या अपनी सास को दूसरे कमरे में ले जाना चाहती थी पर असफल रही। सुधीर ने बार बार विजय जी से चुप हो जाने की प्रार्थना करी पर उन्होंने बोलना बंद नहीं किया। विजय जी को अचानक इतना गुस्सा आया कि नौबत वंदना पर हाथ उठाने की आ गई। तब दिव्या अपनी सास को जबरदस्ती खींचकर दूसरे कमरे में ले गई। सुधीर देर तक अपने पिता को गुस्सा न करने के लिए समझाता रहा। विजय जी खामोशी से उसकी बातें सिर झुकाए सुनते रहे। उनके पास से उठने के समय तक सुधीर का नशा यूं गायब हो चुका था जैसे उसने शराब पी ही नहीं थी। सारा झगड़ा उसके पिता की शराब पीने की पुरानी आदतों को लेकर हुआ था। कमाल की बात यह थी कि उसे दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी याद नहीं आया कि उसने कभी अपने पिता को शराब पीते देखा हो। शादी के बाद दिव्या ज़्यादा दिन अपनी सास ससुर के साथ नहीं रही थी। उनकी आपस में लड़ने झगड़ने की क्षमता देख उसे अपने सुधीर के साथ हुए झगड़े बौने लगने लगे थे। संडे के दिन वंदना और विजय जी का एक और नया रूप उन दोनों को देखने के लिए मिला। दिव्या ने वंदना द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, इन्हें घूमने जाने या फिल्म देखने को बिल्कुल शौक नहीं है। माँ जी, मुझे फिल्म देखे हुए महीनों बीत गए हैं। बकवास हिंदी फिल्में सिनेमा हॉल पर देखने में 3 घंटे बर्बाद करने की क्या तुक है। सुधीर ने सफाई दी। फिर केबल पर दिन रात फिल्में आती रहती हैं। टीवी पर फिल्में देखकर यह अपना शौक पूरा कर लेती है माँ। असल में तुम बाप बेटी दोनों को ही अपनी अपनी पत्नी की शौक पर खर्चा करना अच्छा नहीं लगता है। वंदना ने अपनी बहू का हाथ प्यार से अपने हाथ में लेकर शरारती स्वर में टिप्पणी करी। तुम हर बात में मुझे क्यों बीच में घसीट लेती हो? अरे मैंने तो शादी के बाद तुम्हें पहले साल में कम से कम 100 फिल्में दिखाई होंगी। विजय जी ने तुनक कर सफाई दी। फिल्म देखने का शौक आपको था, मुझे नहीं। तू तो हॉल में आंख बंद करके बैठी रहती होगी। अपने पति के कटाक्ष को नज़रअंदाज कर वंदना ने मुस्कुराते हुए दिव्या से कहा, मुझे चाट खाने का शौक था और उन्हें एसिडिटी हो जाती थी बाहर का कुछ भी खाकर। तुम्हें एक घटना सुनाऊं? सुनाइए मम्मी। दिव्या ने फौरन उत्सुकता दिखाई। तेरे ससुर शादी की पहली सालगिरह पर मुझे आलू की टिक्की खिलाने ले गए। टिक्की की प्लेट मुझे पकड़ाते हुए बड़ी शान से बोले कि जाने मन आज फिर से करारी टिकिया का आनंद लो। तब मैंने चौंक कर पूछा कि मुझे आपने पहले टिक्की कब खिलाई? इस पर जनाब बड़ी अकड़ के साथ बोले कि इतनी जल्दी भूल गई। अरे शादी के बाद हनीमून मनाने जब मसूरी गए थे, क्या तब नहीं खिलाई थी एक प्लेट टिक्की? वंदना की बात पर दिव्या और सुधीर खिलखिलाकर हंसे। विजय जी झेपे झेपे अंदाज में मुस्कुराते रहे। शरारत भरी चमक आंखों में लाकर वंदना उन्हें बड़े प्यार से निहारती रही। अचानक विजय जी खड़े हुए और नाटकीय अंदाज में छाती फुलाते हुए सुधीर से बोले। तभी बीच में झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर मेरी माँ मेरा मजाक उड़ा रही है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए पापा। सुधीर बड़ी कठिनाई से अपनी आवाज़ में गंभीरता पैदा कर पाया। तू अभी जाकर पूरे 100 रुपए की टिक्की चाट लाकर इसके सामने रख दे। इसे अपना पेट खराब करना है तो मुझे क्या।
बात मेरी चाट की नहीं बल्कि दिव्या की फिल्म ना देख पाने की चल रही थी साहब। वंदना ने आंखें मटकाकर उन्हें याद दिलाया। सुधीर, विजय ने सामने बैठे बेटे को उत्तेजित लहजे में फिर से आवाज़ दी। जी पिताजी, सुधीर ने फौरन मदारी के जमूरे वाले अंदाज में जवाब दिया। क्या तू जिंदगी भर अपनी बहू से फिल्म न दिखाने के ताने सुनकर अपमानित होना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तब 4 टिकट फिल्म के भी ले आ मेरे लाल। ले आता हूँ, पर 4 टिकट क्यों? हम दोनों भी इनकी खुशी की खातिर 3 घंटे की यातना सह लेंगे। जी। सुधीर की आवाज़ कुछ कमज़ोर पड़ गई। अपने घटिया मुकद्दर पर आंसू बहा लेंगे। जी। कभी कभी आंसू बहाना आंखों के लिए अच्छा होता है बेटे। जी। जा फिर चाट और टिकट ले आ। लाइए, पैसे दीजिए। अरे, अभी तू खर्च कर दे, मैं बाद में दे दूंगा। उधार नहीं चलेगा। मेरे पास सिर्फ 2000 के नोट हैं, मैं तुड़ा देता हूँ। मुझ पर विश्वास नहीं है तुझे? सुधीर मुस्कुराता हुआ खामोश खड़ा रहा। तभी दिव्या और वंदना ने कंजूस कंजूस का नारा बार बार लगाना शुरू कर दिया। विजय ने उन्हें नकली गुस्से से घूरा, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। तब वे अचानक मुस्कुराए और फिर अपने पर्स से निकालकर उन्होंने 500 के 2 नोट सुधीर को पकड़ा दिए। दिव्या और वंदना अपनी जीत पर खुश होकर खूब जोर से हंसी। उनकी खुशी में सुधीर और विजय भी शामिल हुए। उस रात दिव्या और सुधीर एक दूसरे की बाहों में कैद होकर गहरी नींद सोए। उनका वह संडे बहुत अच्छा गुजरा था। एक लंबे समय के बाद सुधीर ने दिल की गहराइयों से दिव्या को प्रेम किया था। प्रेम से मिली तृप्ति के बाद उन्हें गहरी नींद तो आनी ही थी। अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब रसोई से आ रही खटपट की आवाज़ सुनकर दिव्या की नींद टूट गई। वह देर तक सोने की आदी थी। नींद जल्दी खुल जाए तो उसे सिर दर्द पूरा दिन परेशान करता था। सुबह बेड टी उसे सुधीर ही 7 बजे के बाद पिलाता था। उसे अपनी बगल में लेटा देख दिव्या ने अंदाज़ा लगाया कि उसके सास ससुर रसोई में कुछ कर रहे हैं। दिव्या उठे या लेटी रहे की उलझन को सुलझा नहीं पाई थी कि तभी सास वंदना ने शयन कक्ष का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर उसने अपनी सास को चाय की ट्रे हाथ में लिए खड़ा पाया। सुधीर को उठा दो बहू और दोनों चाय पी लो। आज की चाय तुम्हारी ससुर ने बनाई है। बेनाश्ता बनाने के मूड में भी हैं। ट्रे दिव्या के हाथों में पकड़ाकर वंदना उल्टे पैर वापस चली गई। दिव्या मन ही मन कुड़ गई। सुधीर को जागा हुआ देख उसने मुंह फुलाकर कहा, नींद टूट जाने से सारा दिन मेरा सिर दर्द से फटता रहेगा। अपने माता पिता से कहो मुझे जल्दी ना उठाया करे। सुधीर ने हाथ बढ़ाकर चाय का गिलास उठाया और सोचपूर्ण लहजे में बोला, पापा को तो चाय तक बनानी नहीं आती थी, फिर वे आज नाश्ता बनाएंगे? यह चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। दिव्या और सोना चाहती थी पर वैसा कर नहीं सकी। विजय और वंदना ने रसोई में खटर पटर मचाकर उसे दबाव में डाल दिया था। बहू होने के नाते रसोई में जाना अब उसकी मजबूरी थी। चाय पीने के बाद जब दिव्या रसोई में पहुंची तब सुधीर उसके पीछे पीछे था। रसोई में विजय नाश्ता बनाने की तैयारी में लगे थे। वंदना एक तरफ स्टूल पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। उन दोनों के पैर छूने के बाद दिव्या ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप यह क्या कर रहे हैं? नाश्ता मैं तैयार कर देती हूँ, आप कुछ देर बाहर घूम आइए। तब विजय ने हंसकर कहा, तेरी सास से मैंने 2-4 चीज़ें बनानी सीखी हैं। यह सब करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाहर घूमने का काम आज तुम और सुधीर कराओ। माँ पापा ने रसोई के काम कब सीख लिए और उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? सुधीर ने हैरान होकर पूछा। अरे, तेरे पिता की जिद के आगे किसी की चलती है क्या? पति पत्नी को घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां आपस में मिलजुल कर निभानी चाहिए। और यह भूत इनके सिर पर अचानक कोरोना के लॉकडाउन के दौरान चढ़ा और सिर्फ हफ्ता भर में कई चीज़ें सीख कर ही माने। वंदना ने विजय को प्यार से निहारते हुए जवाब दिया, यह तो कमाल हो गया। सुधीर की आंखों में प्रशंसा के भाव उभरे।
जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सबको नाश्ता कराना अब मेरा काम है, विजय ने जोशीले अंदाज में कहा। आज खाकर ही हमें मालूम पड़ेगा कि रोज रोज आपका बनाया नाश्ता हम झेल पाएंगे या नहीं। आपने इस मजाक पर सिर्फ सुधीर ही खुद हंसा। आप रसोई में काम करें, यह ठीक नहीं है पापा। दिव्या ने हरी मिर्च काट रहे विजय के हाथ से चाकू लेने की कोशिश करी। छोड़ना बहू। वंदना ने उठकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये सुधीर करेगा अपने पिता की सहायता। चल तू और मैं कुछ देर सामने वाले पार्क में घूम आए, बड़ा सुंदर बना हुआ है पार्क। दिव्या मना करती रही पर वंदना उसे घुमाने के लिए घर से बाहर ले ही गई। इधर विजय ने सुधीर को जबरदस्ती अपनी बगल में खड़ा कर पोहा बनाने की विधि सिखाई। पार्क में वंदना ने दिव्या को कुछ एक्सरसाइजें सिखाईं। लौटने के समय दिव्या बहुत खुश थी। मम्मी, शादी के बाद से मेरा वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या व्यायाम से मैं पतली हो जाऊंगी? आंखों में आशा की चमक लाकर दिव्या ने अपनी सास से पूछा। इनके अलावा वजन कम करने का और क्या तरीका होगा? पर एक समस्या है। वंदना की आंखों में उलझन के भाव पैदा हुए। कैसी समस्या? सुबह पार्क में आने की। मैं जल्दी उठ जाया करूंगी। अचानक वंदना ताली बजाती हुई बोली। मैं तुम्हारे ससुर को जोश दिलाती हूँ कि वे सुधीर को नाश्ते की चीज़ें बनाना सिखाएं। उन दोनों को रसोई में उलझकर हम पार्क चली जाया करेंगी। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे मम्मी। आम के आम और गुठलियों के दाम। मेरा वजन भी कम होने लगेगा और नाश्ता भी बना बनाया मिल जाएगा। दिव्या प्रसन्न नजर आने लगी। उधर रसोई में विजय अपने बेटे को समझा रहे थे कि सुधीर, मैंने कुछ चीज़ें तेरी माँ से बनानी सीखी क्योंकि अब उसकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। मैंने देखा है कि तू भी अधिकतर डबल रोटी मक्खन खाकर ऑफिस जाता है। मैं तुझे ये चीज़ें बनानी सिखा देता हूँ। ढंग का नाश्ता घर से बनने लगेगा तो तेरा और बहू का दोनों का फ़ायदा होगा। पोहा बनाने में आपकी सहायता करना मुझे अच्छा लगा पापा। आप मुझे बाकी की चीज़ें भी ज़रूर सिखाना। सुधीर खुश नज़र आ रहा था। अब ब्रश करके आ, फिर हम दोनों साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। मम्मी और दिव्या के आने का इंतज़ार नहीं करेंगे क्या? अरे, तेरी बहू जितनी ज़्यादा देर घूमे अच्छा है। अपनी माँ के साथ उसे रोज़ पार्क भेज दिया कर। उसका बढ़ता मोटापा उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। विजय की यह सलाह सुधीर के मन में बैठ गई। उस दिन ही नहीं बल्कि रोज़ उसने सुबह उठकर अपने पिता के मार्गदर्शन में कई नई चीज़ें नाश्ते में बनानी सीखी। वंदना और दिव्या रसोई में आती तो बाप बेटा उन्हें फ़ौरन बाहर कर देते। तब वंदना अपनी बहू को पार्क में ले जाती। सैर और व्यायाम करके दोनों लौटती तो उन्हें नाश्ता तैयार मिलता। सब बैठकर नाश्ते की खूबियाँ व कमियाँ बड़े उत्साह से चर्चा करते हैं। सुबह की शुरुआत अच्छी होने से बाकी का दिन अच्छा गुजरने की संभावना बढ़ जाती है। दिव्या अपने सास ससुर के आने से अब सचमुच बड़ी प्रसन्न थी। सास के द्वारा काम में मदद करने से उसे बड़ी राहत मिलती। बहुत कुछ नया सीखने को मिला उसे वंदना से। सुधीर का मन बहुत होता अपने दोस्तों के साथ शराब पीने का, पर हिम्मत नहीं पड़ती। अपनी खराब लत के कारण वह अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते नहीं देखना चाहता था। धीरे धीरे शराब पीने की तलब उठनी बंद हो गई उसके मन में। उसमें आए इस बदलाव के कारण दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सप्ताह भर तक नियमित रूप से पार्क जाने का परिणाम यह निकला कि दिव्या के पेट का माप पूरा 1 इंच कम हो गया। उसने यह खबर बड़े खुश अंदाज में सबको सुनाई। आज पार्टी होगी मेरी बहू की इस सफलता की खुशी में, और सारी चीज़ें दिव्या और मैं घर में बनाएंगे। वंदना की इस घोषणा का बाकी तीनों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। उस संडे के दिन खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि सभी उंगलियां चाटते रह गए। वंदना ने इसका बड़ा श्रेय दिव्या को दिया तो वह फूली ना समाई। मैं कहता हूँ कि किसी होटल में 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके भी ऐसा शानदार खाना नसीब नहीं हो सकता था। सुधीर ने संतुष्टि भरी डकार लेने के बाद घोषणा करी। चाहे वह स्वादिष्ट खाना हो या
दिल को गुदगुदाने वाली खुशियाँ, इन्हें घर से बाहर ढूंढना मूर्खता है। बोलते हुए वंदना की आंखों में अचानक आंसू छलक आए। मम्मी, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं? सुधीर ने अपनी माँ का कंधा छूकर भावुक लहजे में पूछा। हमसे कोई गलती हो गई है क्या? दिव्या एकदम घबरा उठी। नहीं बहू, वंदना ने उसकी गाल पर प्यार से थपथपाया। सबको एक साथ इतना खुश देखकर आंखें भर आई। यह तो आप दोनों के आने का आशीर्वाद है मम्मी। दिव्या ने उनका हाथ पकड़कर प्यार से अपने गाल पर रख लिया। विजय ने गहरी सांस छोड़कर कहा, आज शाम को हम वापस जा रहे हैं, शायद इसीलिए पलकें नम हो उठी। यूँ अचानक जाने का फैसला कर लिया आपने? सुधीर ने उलझन भरे स्वर में पूछा। नहीं, आप दोनों को मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। दिव्या ने भरे गले से अपने दिल की इच्छा जाहिर की। हम दोनों तो आज के दिन ही लौटने का कार्यक्रम बना कर आए थे बहू। तेरे जेठ जेठानी व दोनों भतीजे बड़ी बेसब्री से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वंदना ने मुस्कुराने की कोशिश करी, पर जब सफल नहीं हुई तो उन्होंने दिव्या को गले लगा लिया और दिव्या एकाएक सुबकने लगी। सुधीर की आंखों में भी आंसू झिलमिलाने लगे। मम्मी पापा, आप दोनों अभी मत जाइए। मेरे घर में आए खुशियों की बहार कहीं आप दोनों के जाने से खो ना जाए। सुधीर उदास नजर आने लगा। विजय ने उसका माथा चूमकर समझाया, बेटा, अपने घर की खुशियों, सुख शांति और मन के संतोष के लिए किसी पर भी निर्भर मत रहना। तुम दोनों समझदारी से काम लोगे तो यह घर हमारे जाने के बाद भी खुशियों से महकता रहेगा। बस सदा हमारी एक ही बात याद रखो तुम दोनों। वंदना उन दोनों से प्यार भरे स्वर में बोली। आपसी मनमुटावों से दिलो दिमाग पर बहुत सा कूड़ा कचरा जमा हो जाता है। इंसान को प्यार करने व लड़ने झगड़ने दोनों के लिए ऊर्जा खर्चनी पड़ती है। तुम दोनों चाहो लड़ो चाहे प्यार करो, पर सदा ध्यान रखना कि ऊर्जा के बहाव में दिलो दिमाग पर जमा वह कूड़ा कचरा जरूर बह जाए। बीते पलों की यादों को फालतू ढोने से इंसान कभी भी नए और ताजे जीवन का आनंद नहीं ले पाता। सुधीर और दिव्या ने उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। जब उन दोनों की नज़रें आपस में मिली तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम की ऊंची लहर उठी। आप अगली बार आएंगे तो मुझे पूरी तरह बदला हुआ पाएंगे। दिव्या ने फौरन अपनी सास ससुर से मजबूत स्वर में वादा किया। हमारी आंखें खुलने के लिए आप दोनों का धन्यवाद, कह सुधीर ने अपने माता पिता के हाथों को चूमा। मिलकर अपने बच्चों का शुभ सोचना हमारी एकमात्र इच्छा है। हमारे लड़ने झगड़ने को तुम दोनों नाटक समझना, वंदना बोली। वंदना के इस वचन को सुनकर विजय हंसने लगे। दोस्तों, ये पारिवारिक कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ढेरों शिक्षा पारिवारिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।